आप सभी का स्वागत है हमारे इस क्लास पर। अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि जिसमें वृद्धि शब्द जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब तो आपको पता ही होगा। जी हाँ, बढ़ना। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको ग्रोथ। तो अभिवृद्धि कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि है, जबकि विकास शरीर के सभी पक्ष, जिसमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक परिवर्तन का ये सूचक है। अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रियाएं उसी समय से प्रारंभ हो जाती है जिस समय से बालक का गर्भाधान होता है, और ये प्रक्रियाएं उसके जन्म के बाद भी चलती रहती है। विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है और उसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। फ्रैंक का कथन है इस मामले में, अभिवृद्धि के मामले में, कि अभिवृद्धि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि है। हरलाक कहते हैं विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, इस बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। याद रहे ये कीवर्ड, परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ग्रोथ शब्द का प्रयोग अभिवृद्धि जिसको कहा जाए, वो अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है, जिसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। विकास का संबंध अभिवृद्धि से अवश्य होता है, जैसे कि हड्डियों की लंबाई में वृद्धि तो होती है और ये बढ़ करके या विकसित होकर के मजबूत और पुष्ट हो जाती हैं। अभिवृद्धि में शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि का ये सूचक है। निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, संख्यात्मक और मात्रात्मक होती हैं, मापन किया जा सकता है और इसका क्षेत्र सीमित होता है। जबकि विकास का हम देखें तो ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और इसमें संख्यात्मक, मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक पहलू भी जुड़ा हुआ है। विकास को अनुभव किया जा सकता है, विकास का क्षेत्र व्यापक होता है और व्यक्ति के व्यवहार में नित्य होने वाले परिवर्तनों में विकास को हम देख सकते हैं। अब आपको ज्ञात रहे इस बात का कि अभिवृद्धि और विकास आंतरिक और बाह्य क्रिया से है, जो कि वंश क्रम और वातावरण से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत को हम देखें तो इसमें जो पहला सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत, जो क्या कहती है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसका दूसरा सिद्धांत देखें तो भिन्नता का सिद्धांत, माने बालक में अलग अलग अवस्थाओं में विकास की दर अलग अलग होती है। जैसा कि शैशवावस्था में मानसिक विकास तीव्र गति से होती है और बाद में ये फिर कम हो जाती है। व्यक्तित्व विकास दर की भिन्नता का सिद्धांत, समान आयु स्तर के बालकों की विकास की दर अलग अलग होती है। लड़की और लड़का की विकास की बात करें तो दोनों में हम फर्क देख सकते हैं। श्रीमती हरलाक कहती हैं कि समान आयु स्तर के बालकों का बौद्धिक विकास अलग अलग होता है। ये श्रीमती हरलाक का कहना है। आगे हम देखें एकरूपता का सिद्धांत, तो सभी प्राणियों में विकास का क्रम समान रूप से होता है। जैसे गर्भ में सर्वप्रथम सिर का निर्माण होना, ये सभी प्राणियों में इस प्रकार से घटना घटती है। फिर विकास का शारीरिक से गत्यात्मक की ओर होना, मतलब सिर से पैर की ओर। तो विकास का एकीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि बालक पहले संपूर्ण अंग का संचालन करना सीखता है, फिर बाद में विभिन्न भागों का। और यहाँ पर एक शब्द आया है विकास का सिद्धांत में, मस्तो अधोमुखी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के शरीर का विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास की दिशा का सिद्धांत में कुप्पुस्वामी कहते हैं कि यह सिर से पैर की ओर होती है। विकास के परस्पर संबंध का सिद्धांत ये कहता है कि एक विकास दूसरे विकास के साथ संबंध होता है। जैसे शारीरिक विकास का गत्यात्मक विकास के साथ, मानसिक विकास का भाषाई विकास के साथ और सामाजिक विकास का नैतिक विकास के साथ।
एक विकास श्रेष्ठ है तो दूसरा भी श्रेष्ठ होता है। विकास की गति का सिद्धांत ये कहती है कि एक विकास दूसरे विकास के साथ परिपक्वता प्राप्त करते हुए वृत्तुलाकार गति पैदा करता है और वंश का और वातावरण का संयुक्त परिणाम होता है अभिवृद्धि और विकास। तो विकास के प्रकार में पहला प्रकार शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास और सांवेगिक विकास। इसके विभिन्न अवस्थाओं को देख लें विकास की। गर्भाधान काल मतलब माँ के गर्भ में 9 महीने तक बच्चा जो रहता है, 9 महीना 10 दिन तक, कुल मिलाकर के कहें तो 280 दिन का वक्त, इसको हम गर्भाधान काल कहेंगे। शैशवावस्था जिसको हम शिशु अवस्था भी बोलते हैं, जन्म से 6 वर्ष तक लगभग 5 वर्ष, बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष लगभग 7 वर्ष, किशोरावस्था में हम देखें तो 12 से 19 वर्ष लगभग 7-8 वर्ष। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है गर्भाधान काल को कि गर्भ में भ्रूण सर्वाधिक माँ के पोषण से प्रभावित होता है। गर्भ में बालिकाओं की हृदय की धड़कन अधिक होती है। गर्भाधान काल की 3 अवस्थाएं होती हैं, बीजकर्ण अवस्था, डिंब अवस्था, भ्रूणावस्था। शैशवावस्था में किस तरह से विकास होती है, अभिवृद्धि होती है, इसको समझते हैं। लंबाई में हम देखें तो जन्म के समय नवजात शिशु के शरीर की लंबाई 51 सेंटीमीटर, जो प्रारंभिक 2 वर्षों में अधिक बढ़ती है और बाद में फिर प्रति वर्ष 7 सेंटीमीटर तक ही बढ़ पाती है। शैशवावस्था के अंत तक लगभग 101 सेंटीमीटर हो जाती हैं। भार भी हम देखें तो नवजात शिशु के शरीर का भाग 3 किलोग्राम होता है, जो कि बाद में 6 महीना में 2 गुना और 1 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। शैशवावस्था के अंत तक लगभग 15 किलोग्राम हो जाता है। सिर का आकार और मस्तिष्क का भार हम देखें तो शरीर के आकार का 1/4 भाग यानी 22% होता है। मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होगा, जो कि शैशवावस्था के अंत तक ये बढ़ करके 1250 ग्राम हो जाता है। आपको ज्ञात रहे कि शैशवावस्था के अंत तक बालक बालिकाओं के सिर का आकार मस्तिष्क के भार एक प्रौढ़ व्यक्ति की तुलना में 90% हो जाता है। हड्डियों की संख्या हम देखें तो नवजात शिशु में 270 होती है। मांसपेशियों की भार की बात करें तो नवजात शिशु को मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का 23% होता है, जो अंत तक बढ़ करके 25% हो जाता है। धड़कन की भी बात करें तो 140 प्रति मिनट होती है धड़कन नवजात शिशु की, जो कि शैशवावस्था के अंत तक घट करके ये 100 तक रह जाती है। वयस्क होते होते 72 तक रह जाती है। नवजात शिशु जन्म के समय प्रतिदिन 18 से 20 घंटे सोता है। गत्यात्मक विकास की अब बात कर रहे हैं। 1 महीने में शिशु सिर उठाना प्रारंभ करता है, 4 महीने में सहारे से बढ़ जाता है, 7 महीने में बिना सहारे के बढ़ जाता है और 10 महीने में घुटनों के बल चलना प्रारंभ करता है। 1 साल में सहारे के साथ खड़ा होता है और 14 माह में बिना सहारे के खड़ा होता है और 15 से 18 महीना यानी 1.5 वर्ष में ये चलना शुरू कर देता है। बाल्यावस्था में हम देखें तो बाल्यावस्था के प्रारंभ में 6 वर्ष में बालक के शरीर की लंबाई 108 सेंटीमीटर होती है और ये प्रति वर्ष वही 5 से 7 सेंटीमीटर बढ़ती है, अंत तक 138 सेंटीमीटर हो जाती है। भार की भी बात करें तो 16 किलोग्राम रहता है, लेकिन अंत तक ये 28.5 किलोग्राम तक हो जाता है। शरीर की भार और मस्तिष्क के भार भी देखें तो शुरुआत में तो ये 1300 ग्राम रहेगा, लेकिन अंत तक ये पहुंच करके एक प्रौढ़ व्यक्ति की तुलना में 95% तक हो जाता है। मांसपेशियों की भार की बात करें तो ये अंत तक मांसपेशियों का भार 33% हो जाता है। हृदय की धड़कन की बात करें तो प्रति मिनट 85 हो जाती है। श्वसन क्रिया की बात करें तो प्रति मिनट 14 से 16 हो जाती है और दांतों की संख्या में हम देखें तो 27 से 28 हो जाता है। 4 दांत प्रज्ञान दंत यानी विजडम टीथ, जिसको हम अक्ल की दांत भी कहते हैं, किशोरावस्था के अंत तक या प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में आते हैं।
वयः संधि काल एक शब्द आता है, इसका मतलब होता है बाल्यावस्था के अंत और किशोरावस्था के प्रारंभ के समय को हम वय संधि काल कहते हैं। इसी समय बालिकाओं में यौन संबंधी समायोजन करना पड़ता है, मासिक धर्म उनका शुरू हो जाता है। किशोरावस्था में बालिकाएं 16 वर्ष और बालक 18 वर्ष की आयु तक अधिकतम किशोरावस्था प्राप्त कर लेते हैं। लंबाई की बात करें तो बालिकाओं की लंबाई बाल्यावस्था के अंत में और बालकों की लंबाई किशोरावस्था में प्रारंभ में ये अधिक बढ़ती है। भार में हम देखें तो किशोरावस्था के अंत में बालकों का शरीर का भाग 47 से 48 किलोग्राम, वही लड़कियों का 42 से 44 किलोग्राम हो जाता है। 16 वर्ष की आयु तक बालक बालिकाओं के सिर तथा मस्तिष्क का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। पूर्ण मस्तिष्क का भार 1300 से 1400 ग्राम होता है और वैज्ञानिकों के अनुसार मस्तिष्क का भार 1350 ग्राम हो जाता है। हड्डियों की संख्या में हम देखें तो किशोरों के जो अंत में या प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में वह संधि काल की बात नहीं है, ये मतलब किशोरावस्था के अंत और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। शुरुआत में हमने देखा था कि 270 के आसपास थे, वो 206 तक हो जाती है। मांसपेशियों की भार की बात हम करें तो शरीर के कुल भार का ये 45% हो जाता है किशोरावस्था के अंत तक। किशोरावस्था के अंत तक बालक बालिकाओं के समस्त ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का पूर्ण विकास हो जाता है। मानसिक विकास में हम देख रहे हैं कि मानसिक विकास वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति वातावरण का ज्ञान प्राप्त करता है, समायोजन स्थापित करता है, फिर वातावरण में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। भाषा हो गई, चिंतन, तर्क, जिज्ञासा, व्याकरण आदि ये मानसिक विकास के पहलू हैं। तो 1 महीने में हम देखते हैं तो आवश्यकता पूर्ति के लिए जोर की आवाज़ करता है, हाथ पैर फेंकता है वो। 2 माह में प्रकाश और ध्वनि की ओर आकर्षित होता है। 3 माह में माँ को पहचानने लगता है। 4 माह में परिचितों को देखकर मुस्कुराता है, तरह तरह की आवाज़ करता है। 6 महीने में अपना नाम समझने लगता है और सुनी हुई आवाज़ का अनुसरण करता है। 8 महीने में अपनी रुचि की वस्तुओं के साथ खेलता है, उसे छीनने पर रोना प्रारंभ कर देता है। 10 महीने में आसपास के वातावरण को पहचानता है। 1 वर्ष में छोटे छोटे शब्दों को बोलना शुरू करता है। 2 वर्ष में 2-3 शब्दों का सरल वाक्य भी बोलना शुरू कर देता है, अपना नाम भी बताता है और शरीर के अंगों की ओर संकेत करता है। 3 वर्ष में 5-7 शब्दों के वाक्य बनाना, संख्याओं को दोहराना ये शुरू कर देता है। 4 वर्ष में छोटे बड़े को समझता है, 10 तक गिनती सीख लेता है, बोलना, अक्षर लिखना ये शुरू कर देता है। 5 वर्ष में हम देखें तो बड़े वाक्यों को बोलने लगना, मुख्य रंग की पहचान करना, छोटे बड़े भाई बहन में अंतर करना ये शुरू कर देता है। आगे हम देखें बाल्यावस्था में तो 6 वर्ष में 15 से 20 तक गिनती याद करना शुरू कर देता है। व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य बोलना, सरल प्रश्नों का उत्तर देना। 7 वर्ष में छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन, वस्तुओं में समानता असमानता बताना। 8 वर्ष में छोटी छोटी कविताएं, कहानी याद रखना, प्रतिदिन की साधारण समस्याओं का समाधान। 9 वर्ष में समय, दिन, दिनांक, वार, जोड़, गुणा, बाकी, भाग संबंधी सरल समस्याओं का समाधान करता है। 10 वर्ष में वो पूर्ण गति से बोलता है, सही तरह से निरीक्षण करना है, तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है। 11 वर्ष में कठिन शब्दों की व्याख्या करना, जिज्ञासा एवं तर्क शक्ति का अधिकतम विकास हो जाता है और 12 वर्ष में तर्क के माध्यम से कठिन समस्याओं का समाधान करना भी वो शुरू कर देता है। किशोरावस्था की बात करें तो बालक बालिकाओं का जो मानसिक विकास है वो 16 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाता है। बालकों में कल्पना शक्ति अधिक होती है, दिवा सपना देखना प्रारंभ कर देते हैं, शब्द भंडार बढ़ जाता है और भाषा का कूटकरण करना प्रारंभ कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि इसी उम्र में बच्चे प्रतीकों के सहारे या द्विअर्थी बात करना शुरू कर देते हैं। रुचियाँ व्यापक हो जाती हैं, रुचि के अनुसार चुनाव करना प्रारंभ कर देते हैं। सामाजिक विकास की बात करें तो इसका मतलब यह है कि जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज में समायोजन स्थापित करता है।
परिस्थितियों के अनुसार अपनी इच्छा और आवश्यकताओं पर नियंत्रण करता है, अपने उत्तरदायित्व को समझता है। तो शैशवावस्था में हम देखते हैं तो सामाजिक विकास का जो उनका प्राथमिक अभिकरण का माध्यम होता है वो क्या होता है, अनौपचारिक जहाँ से शिक्षा उनको मिलती है, जिसमें आते हैं माता पिता, घर परिवार, आस पड़ोस को ये सम्मिलित किया गया है। और बाल्यावस्था में हम देखें तो द्वितीयक अभिकरण के माध्यम से शुरू हो जाता है उनका सामाजिक विकास। इसके अंतर्गत खेल का मैदान, विद्यालय, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थान, जिसमें स्कूल भी आ जाएगा, है ना, या अस्पताल हो गया, या बाकी जो जगह हैं उसको सम्मिलित करते हैं। सामाजिक विकास की दृष्टि में निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। क्या चीज़? वो ये कि टोली की भावना, सामाजिक स्वीकृति की चाह, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, यौन विवेक गुण, उत्तरदायित्व, सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता और समलैंगिक मैत्री भावना, यानी अपने लिंग के दोस्तों के साथ उसकी दोस्ती शुरू हो जाती है। ये किस में होती है? ये बाल्यावस्था में। लेकिन आगे चल कर के आप देखेंगे कि किशोरावस्था में दल की भावना तो रहेगी ही, लेकिन विषम लैंगिक मैत्री भावना ये शुरू हो जाती है, यानी विपरीत लिंगों के प्रति इसका आकर्षण शुरू हो जाता है। समूह के प्रति भक्ति भावना, विद्रोह की भावना, जिसमें किशोरावस्था में सामाजिक प्रदर्शन के अवसरों की प्रतिकूलता के कारण बालक में विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। सामाजिक स्थायित्व की भावना, व्यवसाय चयन में रुचि, सामाजिक प्रदर्शन, वीर पूजा, मन तरंग, आत्मगौरव, आत्मसुरक्षा, ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। अब आते हैं हम संवेगात्मक विकास में। संवेगात्मक विकास, जिसको अंग्रेजी में इमोशन कहा जाता है, ई का मतलब होता है इनर, हिंदी में इसको कहें तो अंतर्निहित, जो भी विचार या भाव है उसकी बात है। और मोशन, जिसको मूवियर कहा जाता है, मूवियर यानी गति प्रदान करना, उत्तेजित करना, यानी आपकी अंतर्निहित विचार या भाव है उसको गति प्रदान करना, ये संवेगात्मक विकास की बात हो गई। संवेग यानी विचारों और भावों को गति प्रदान करना। वुडवर्थ कहते हैं कि संवेग एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जो स्वयं व्यक्ति को महसूस होते हैं और सामने वाले को कैसा महसूस होते हैं, उनके ज्ञानेंद्रियों में खिंचाव के माध्यम से वो नजर आ जाता है। मैकडूगल अपने मूल सिद्धांत में वो 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। कौन कौन से 14? एक है भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, वात्सल्य, विषाद या विवाद, कृतिभाव, अधिकार, एकांकीपन, कामुकता, आत्माभिमान, आत्महीनता, भूख और आमोद प्रमोद। इससे क्या क्या उत्पन्न क्रिया है इसको यहाँ पर जैसा कि बताया गया है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, क्रोध से युद्ध की भावना उसमें शुरू हो जाती है। आगे बढ़ते हैं हम। शैशवावस्था में हम देखते हैं कि संवेगात्मक विकास किस तरह से होती है। जन्म के समय नवजात शिशु में कोई संवेग नहीं पाया जाता, लेकिन वातावरण में बालक रहता है तो उसके परिवर्तन के साथ साथ इसमें एक क्रिया शुरू हो जाती है जिसको हम उत्तेजना कहते हैं। श्रीमती हरलाक ने उनके अनुसार 1 माह में संवेग बनना प्रारंभ होते हैं और 24 माह मतलब 2 वर्ष की आयु तक सभी प्रकार के संवेग आ जाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। 5 वर्ष की उम्र में बालक के संवेग पर वातावरण का प्रभाव पड़ना प्रारंभ होता है। शैशवावस्था के अंत में तथा बाल्यावस्था के प्रारंभ में बालक बालिकाओं में 2 प्रकार की ग्रंथियां बनना प्रारंभ होती है, जिनके कारण बालक बालिकाएं विषम लैंगिक के प्रति श्रद्धा भाव दर्शाती हैं या खिंचाव उत्पन्न होना शुरू होती है। एक है ओडिपस ग्रंथि। इस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालक अपने माता के प्रति श्रद्धा भाव दर्शाते हैं, और इलेक्ट्रा, इस ग्रंथि के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा भाव रखती हैं। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में ईर्ष्या अधिक पाई जाती है। बाल्यावस्था में हम बात करें तो इस अवस्था में बालकों में सामाजिक विकास का प्रभाव पड़ता है। संवेगात्मक विकास दर, संवेगात्मक दृष्टि से इसे अस्थायी काल माना गया है। बाल्यावस्था में हम देखें तो संवेगात्मक विकास पर संवेगात्मक दृष्टि से इसे अस्थायी काल माना गया है, क्योंकि बाल्यावस्था में संवेग क्षणिक बनते हैं और क्षणिक बिगड़ते हैं। वो किसी पर तुरंत गुस्सा हो जाएंगे और तुरंत ही उसको माफ़ भी कर देते हैं। तो ये बच्चों में जैसे कि झगड़ा देखने को मिलता है,
उसी की बात हो रही है। बाल्यावस्था में संवेगात्मक दृष्टि से जो लक्षण नजर आते हैं उसमें से हम देखें तो संवेगों में उग्रता में कमी, जिज्ञासा की प्रबलता, ईर्ष्या का पाया जाना। बुद्धिमान बालक या बालिकाओं में ईर्ष्या अधिक पाई जाती है। चिंता मुक्त अवस्था। किशोरावस्था की बात करें तो हम देख रहे हैं कि बालक बालिकाओं की शारीरिक विकास का उनके संवेगात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है। संवेगात्मक विकास की दृष्टि से किशोरावस्था में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? भावुकता, काम भावना, स्वतंत्रता की भावना, विरोधी मनोदशा, स्वाभिमान की भावना, नकारात्मक प्रवृत्तियों का जन्म, संवेगों की भौतिकता और चिंता युक्त अवस्था। स्टैनले हॉल का क्या कथन है कि किशोरावस्था तनावपूर्ण और क्रांतिकारी संघर्ष की अवस्था है। एकदम महत्वपूर्ण है, तनावपूर्ण क्रांतिकारी संघर्ष की अवस्था कहा है स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को। तो संवेगों को प्रशिक्षित करने की क्या भी हैं विधियाँ? एक तो दमन किया जा सकता है या विरोध किया जा सकता है, या फिर मानसिक व्यस्तता यानी परिश्रमशीलता, कोई काम में आप व्यस्त रहो, या फिर मार्गांतरीकरण या शोधन, मार्ग ही चेंज कर दो, या फिर रेचन। वर्तमान में यह विधि सर्वोच्च विधि है, रेचन। अब आगे हम देखते हैं संज्ञानवादी विकास का सिद्धांत क्या कहता है, जिसमें जीन पियाजे का जिक्र हुआ है, क्योंकि संज्ञानवादी विकास इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो जीन पियाजे ने बालक के मानसिक विकास के विभिन्न पहलू, जिसमें हम देखें तर्क, चिंतन, भाषा, जिज्ञासा, निर्णय नियंत्रण, इनका अध्ययन करके अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था और उनके लिए स्कीमा शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो जीन पियाजे मनोविज्ञान को जीवन विज्ञान की पृष्ठभूमि में रखकर अध्ययन किया और दोनों का परस्पर संबंध एवं अंतर स्पष्ट किया। जीन पियाजे ने 1923 में एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था बाल चिंतन की भाषा। वैसे तो 1976 तक उन्होंने विभिन्न प्रकार की 32 पुस्तकों की रचना की है और जीन पियाजे ने मानसिक संरचना के निर्माण की बात कही है। क्या क्या घटक होना आवश्यक है इसमें? आत्मीकरण, जिसको हम पूर्व अनुभव कहें, समायोजन और फिर संतुलीकरण। मानसिक संरचनाओं के व्यवहारगत परिवर्तन की क्रिया को स्कीमा कहते हैं। याद रहे, मानसिक संरचना के व्यवहारगत परिवर्तन की क्रिया को स्कीमा कहते हैं और स्कीमा एक गत्यात्मक और विश्वसनीय प्रक्रिया है। स्कीमा दो प्रकार का होता है, एक होता है पेशी स्कीमा और दूसरा है संज्ञानवादी स्कीमा। मानसिक विकास के 4 चरण या अवस्थाएं, जिसमें से सबसे पहले मोटर सेंसरी, जिसको कहते हैं संवेदी पेशी विकास अवस्था, ये 0 से 2 वर्ष में इसका अवस्था होती है। इसमें बालक एक असहाय प्राणी की भांति व्यवहार करता है और अंत तक बालक वस्तुओं को पकड़ने, स्पर्श करने, वस्तुओं की ओर आकर्षित होने लगता है। इस अवस्था को आत्म प्रेम की अवस्था भी कहते हैं। यह कारण प्रवृत्ति पर आधारित अवस्था है। ठीक है, यहाँ पर जो मुख्य बात है आत्म प्रेम की अवस्था। ऐसे जो अवस्थाएं हैं इनका उनके व्यवहार से रिलेट करते हुए और भी नाम दिए गए हैं, उसको आपको याद रखना है। फिर आगे हम देखें पूर्व संक्रिया अवस्था, जिसमें 2 से 7 वर्ष की बात है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक तो 2 से 4 वर्ष और फिर 4 से 7 वर्ष। तो पूर्व प्रत्यात्मकता काल, इसमें बालक खोज की अवस्था में रहता है, विभिन्न वस्तुओं संबंधी अनेक प्रकार के प्रश्न, क्यों, कैसे जानने की जिज्ञासा रखता है और शब्दकोश विकास की अवस्था है। ठीक है, तो ये पूर्व प्रत्यात्मकता काल की बात है। फिर उसके बाद अंतःप्रज्ञ काल में बालक चिंतन की अवस्था में रहता है। बालक किसी भी बात को मस्तिष्क द्वारा बिना तर्क किए स्वीकार कर लेता है। इस अवस्था में खिलौनों की संग्रह की अवस्था होती है। तो ये खिलौनों की संग्रह की अवस्था काल कहा जाता है अंतःप्रज्ञ काल को, जो कि पूर्व संक्रिया अवस्था में शामिल है। अब ध्यान रहे आपको, जॉन लॉक का कथन है कि बालक के मस्तिष्क एक कोरी स्लेट की भांति होता है, जिस पर जैसा चाहो लिख सकते हो।
ये 2 वर्ष की उम्र में बालक का शब्दकोश 200 शब्द होता है, जो कि 6 वर्ष की उम्र में बालक का शब्दकोश 16,000 होता है। तो इसमें बच्चा बहुत सीखता है। गैसले का कथन है कि बालक प्रारंभिक 6 वर्ष में इतना सीख लेता है जितना आगामी 10-12 वर्ष में नहीं सीख पाता। 4 से 7 वर्ष की उम्र में बालक वस्तुओं के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित कार्य करता है। ब्रूनर के अनुसार बालक को किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। मूर्त संक्रिया अवस्था, शाब्दिक मूर्त क्रिया अवस्था या वैचारिक क्रिया अवस्था, ये 7 से 12 वर्ष की बात है। तो इस अवस्था में बालक कार्य कारण संबंध समझने में लग जाता है। वस्तुओं संबंधी आयतन, क्षेत्रफल, परिणाम, अवरोध का बालक में विकास होता है। फिर आगे हम देखें औपचारिक क्रिया अवस्था, जिसको 12 से 18 वर्ष के बीच में रखा गया है। तो इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, निष्कर्ष निकालना शुरू कर देता है, चिंतन मनन द्वारा सामान्य समाधान करने भी शुरू कर देता है, परिकल्पनाएं बनाने लगता है। परिकल्पना किसी भी समस्याओं का संभावित हल होता है। तो वाइगोत्स्की ने संज्ञानवादी विकास के लिए सामाजिक वातावरण और भाषा को महत्वपूर्ण माना है। संज्ञानवादी विकास के लिए किसको महत्वपूर्ण माना है? वाइगोत्स्की ने सामाजिक वातावरण और भाषा, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ब्रूनर ने सामाजिक संबद्धता पर विशेष बल दिया है। अब आते हैं, आज जितना भी हमने पढ़ा जाना उसका अभ्यास प्रश्न हम देख लेते हैं, और कितना आपको याद रहा ये भी आप थोड़ा आकलन करते जाएं। देखिए, निम्न में से विकास की विशेषता है निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया, या शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक, या फिर गुणात्मकता या संख्यात्मकता। तो यहाँ पर विकास की जो विशेषता होती है वो है स्पेशल गुणात्मकता, है ना। वृद्धि में तो संख्यात्मकता और मात्रात्मकता होती ही है, लेकिन विकास का संबंध गुणात्मकता से ज़्यादा होती है। किशोरावस्था को क्रांतिकारी तूफान की अवस्था किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? ये बात अलग है कि इसको हमने इस प्रकार से पढ़ा नहीं है कि क्रांतिकारी तूफान की अवस्था, ये तो जानते ही थे, लेकिन स्टैनले हॉल ने कहा था ये चीज़। विकास के संदर्भ में गलत कथन है। ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है, या वर्तुलाकार गति है, या दिशा सिर से पैर की ओर होती है, या विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो विकास के संदर्भ में गलत कथन है। देखिए, सार्वभौमिक प्रक्रिया इसकी बात हुई थी, वर्तुलाकार गति की भी बात हुई थी, और दिशा जो है सिर से पैर की भी बात हुई थी विकास के संदर्भ में। तो यहाँ पर गलत कथन पूछा है, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर ये होता है, ये द इसका सही उत्तर होगा। अभिवृद्धि एवं विकास प्रभावित होता है वंशक्रम से, वातावरण से, या फिर दोनों से, या फिर कहें उपरोक्त कोई नहीं। तो अभिवृद्धि और विकास प्रभावित होता है दोनों से। फिर आगे हम देखें, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, बीजकरण, डिम्ब, भ्रूणावस्था या पिंपस। तो अवस्था नहीं है, हमने यहाँ पर पढ़ा है कि बीजकरण, डिम्ब और भ्रूणावस्था ये गर्भकाल की अवस्थाएं होती हैं, पिंपस जो है नहीं होती। तो द ऑप्शन इसका सही होगा, नहीं है। फिर आगे हम देखें, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है माँ के स्वास्थ्य से, या माँ के पोषण से, या पूर्वजों से, या वंशक्रम से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा माँ के पोषण से ज़्यादा प्रभावित होती है। शारीरिक विकास का अनूठा संबंध है। शारीरिक विकास का अनूठा संबंध मानसिक विकास से है, या फिर गत्यात्मक विकास से, या सामाजिक विकास से, या फिर नैतिक विकास से। तो इसका सही उत्तर है आपका गत्यात्मक विकास से है। शारीरिक विकास का अनूठा संबंध गत्यात्मक विकास से। फिर आगे हम देखें, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, सिर होता है, या धड़ होता है, या पैर, या सभी का एक साथ में। तो इसका सही उत्तर होगा सिर। सिर का सर्वप्रथम निर्माण होता है। फिर आगे हम देखें, जन्म के समय नवजात शिशु का भार होता है। तो नवजात शिशु का भार होता है उस समय 6 से 7 पाउंड यानी 3 किलोग्राम होता है। फिर आगे हम देखें, किस आयु के बालक के समय
दिन दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधी अवबोध का विकास होता है। तो ये जो विकास होता है ये 9 वर्ष में शुरू हो जाता है। बालक के सिर का एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो इसका सही उत्तर होगा जी हाँ, शैशवावस्था। अधिकांश मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालक के मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। पूर्ण विकास की बात हो रही है यहाँ पर 14 वर्ष में या 16 वर्ष में या 20 वर्ष या 4 से 5 वर्ष। तो जी हाँ, 16 वर्ष में ये पूर्ण विकास हो जाता है। फिर आगे हम देखें, हड्डियों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है शैशवावस्था में या बाल्यावस्था या किशोरावस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऐसा तो नहीं है कि उपरोक्त में से कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। सर्वाधिक पाई जाती है आपका बाल्यावस्था में। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 3 माह, 6 माह, 8 माह, 9 माह? तो इसका सही उत्तर है 3 माह। बालक जमीन पर से अपनी पसंद की वस्तु को उठा लेता है। आपके अनुसार उस बालक की आयु होगी 5 से 6 माह या फिर 8 से 9 माह या फिर 12 से 13 माह या फिर 3 से 4 माह? तो इसका सही उत्तर है 8 से 9 माह में अपनी पसंद की वस्तु को वो उठा लेता है। एक बालक पड़ोसी के घर पर अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ द्वारा बालक को पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर ही वो रोना प्रारंभ कर देता है। और तो आपके अनुसार बालक की आयु होगी, ये हरकतें कब वो करता है? तो ये हरकतें करता है वो 10 माह में। फिर आगे हम देखें, बालक दूसरे के कार्यों का अनुकरण करने लग जाता है कब? 18 माह में या फिर 16 माह में या 12 माह या 24 माह में? तो इसका सही उत्तर होगा जी हाँ, 1 वर्ष में इस प्रकार से करना शुरू कर देता है तो 12 माह में ये शुरू हो जाता है। फिर आगे हम देखें, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 2 वर्ष में या 3 वर्ष में या 4 वर्ष में या 5 वर्ष में? तो मुख्य रंगों की पहचान करना शुरू कर देता है ये 5 वर्षों में। ठीक है। फिर शैशवावस्था का काल है 0 से 5-6 वर्ष या 0 से 2-3 वर्ष या 0 से 4-5 वर्ष या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है 0 से 5-6 वर्ष को हम शैशवावस्था कहते हैं। निम्न में से किस घटक की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? ध्वनि, माँ, प्रकाश या भोजन? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये इसका सही उत्तर है कि प्रकाश की ओर वो सर्वप्रथम आकर्षित होना शुरू करता है। अब आते हैं हम 21वां नंबर के प्रश्न में कि निम्न में से बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है संवेगों की उग्रता या फिर उत्तरदायित्व की भावना या सामाजिक स्वीकृति की चाह या जिज्ञासा की प्रबलता? विशेषता नहीं है की बात हो रही है, तो यहाँ पर संवेगों की उग्रता ये नहीं है। टोली की अवस्था है शैशवावस्था में या बाल्यावस्था में या किशोरावस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो टोली की अवस्था होती है बाल्यावस्था में। फिर आगे हम देखें, निम्न में से सामाजिक विकास का सर्वोच्च प्राथमिक अभिकरण है। सर्वोच्च प्राथमिक अभिकरण की बात हो रही है सामाजिक विकास के लिए, तो इसका सही उत्तर होगा आपका घर, परिवार या फिर आसपास पड़ोस या फिर खेल का मैदान। तो इसका सही उत्तर है आपका घर। ठीक। फिर आगे हम देखें, किशोरावस्था में सामाजिक विकास प्रभावित होता है, शारीरिक विकास या फिर मानसिक विकास या संवेगात्मक विकास या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। चिंता मुक्त अवस्था है शैशवावस्था या बाल्यावस्था या किशोरावस्था या वृद्धावस्था? तो चिंता मुक्त अवस्था होती है बाल्यावस्था। फिर आगे हम देखें, बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है शैशवावस्था में या बाल्यावस्था में या वयः संधि काल में या किशोरावस्था में? तो इसका सही उत्तर होगा वह संधि काल में सबसे ज़्यादा समायोजन करना पड़ता है, क्योंकि उनमें शारीरिक परिवर्तन भी देखने को मिलता है उस समय। फिर आगे हम देखें
कि सर्वाधिक सामाजिक विकास होता है बाल्यावस्था में या फिर शैशवावस्था में या वयःसंधि काल में या प्रौढ़ावस्था में? तो इसका सही उत्तर होगा बाल्यावस्था में। फिर आगे हम देखें कि सामाजिक स्थायित्व एवं प्रदर्शन की भावना पाई जाती है शैशवावस्था या बाल्यावस्था या किशोरावस्था या कोई नहीं, सामाजिक स्थायित्व व प्रदर्शन की भावना, जी हाँ, क्या होगा? किशोरावस्था में ये पाई जाती है। बालिकाएं एवं बालक अधिकतम किशोरावस्था प्राप्त कर लेते हैं 18-16 वर्ष, 16-18 या फिर 14-16 या 16-14 वर्ष। यहाँ पर बालिकाओं का पहला है, फिर बालक हैं, तो उस हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो है 16-18 वर्ष, यानी 16 वर्ष में लड़कियाँ और बालक जो हैं 18 वर्ष में ये किशोरावस्था को प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट है बालिकाओं की लंबाई बढ़ती है बाल्यावस्था में या बाल्यावस्था के अंत में या किशोरावस्था के आरंभ में या फिर कहें किशोरावस्था के अंत में। तो इसका सही उत्तर होगा बाल्यावस्था के अंत में। फिर आगे जो प्रश्न है वो है कि दिवा स्वप्न और भाषा के कूटकरण की अवस्था है बाल्यावस्था या किशोरावस्था या वृद्धावस्था? तो इसका सही उत्तर क्या है? किशोरावस्था ये होती है। दिवा स्वप्न ज़्यादा दिखता है बच्चा। समलैंगिक मैत्री भावना पाई जाती है शैशवावस्था में या बाल्यावस्था में या किशोरावस्था या परिपक्वता अवस्था में? तो इसका सही उत्तर है समलैंगिक बाल्यावस्था में, और विषमलैंगिक वो जाएगा किशोरावस्था में। फिलहाल यहाँ पर समलैंगिक मैत्री भावना की बात हो रही है। संवेग कितने प्रकार के होते हैं? 12, 16, 14, 22। सही उत्तर क्या है? 14 प्रकार। मैकडूगल ने संवेगों का वर्गीकरण किस सिद्धांत में किया है? बीजकोष सिद्धांत या मूल प्रवृत्ति सिद्धांत या संज्ञानात्मक सिद्धांत या जैविक सिद्धांत? तो इसका सही उत्तर है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। जन्म के समय नवजात शिशु रोता है भूख के कारण या पीड़ा के कारण या भय के कारण या श्वसन में तकलीफ के कारण। तो यहाँ पर जन्म के समय नवजात शिशु के रोने का जो कारण है वो क्या है? श्वसन की तकलीफ के कारण। किस आयु तक बालक में सभी प्रकार के संवेग आ जाते हैं? 2 वर्ष, 5 वर्ष या 16 वर्ष या कभी नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सभी प्रकार के संवेग आ जाते हैं 2 वर्ष में, जी हाँ। फिर आगे हम देखें शिशु के संवेगों पर वातावरण का प्रभाव पड़ने लगता है 4 वर्ष में या फिर 5 वर्ष में या फिर 2 वर्ष में या 16 वर्ष में? शिशु के संवेगों पर वातावरण का प्रभाव पड़ने लगता है तो ये 5 वर्ष में ये पढ़ना शुरू हो जाता है। फिर आगे हम देखें शैशवावस्था के अंत में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा भाव रखती हैं? और ये जो ग्रंथि है वो है एलेस्ट्रा, ठीक है, एलेस्ट्रा के कारण। और माता के प्रति श्रद्धा भाव बालक लोग आडिप्रस्थ, ठीक है। तो ये शैशवावस्था के अंत में इस तरह से ग्रंथि का प्रभाव पड़ता है। संवेगात्मक दृष्टि से अस्थायी काल माना जाता है। संवेगात्मक दृष्टि से अस्थायी काल शैशवावस्था या बाल्यावस्था या किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो जी हाँ, बाल्यावस्था को हम कहेंगे संवेगात्मक दृष्टि से अस्थायी काल। फिर आगे हम देखें बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं की सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। माता पिता या शिक्षक एवं विद्यालय या समाज एवं मित्र या सांस्कृतिक जो संस्थान हैं। तो बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका जो द्वितीयक अभिकरण है उसमें से हम देखें तो शिक्षक एवं विद्यालय। अभी आगे हम देखें क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है, तो इसको हमने बताया था योत्सा। बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं किस अवस्था में? बाल्यावस्था में या फिर शैशवा या किशोरावस्था या सभी? तो इसका सही उत्तर है किशोरावस्था में। सामाजिक प्रदर्शन के अवसरों की प्रतिकूलता के कारण बालक बालिकाओं में कौन सी भावना उत्पन्न होती है? सामाजिक प्रदर्शन के अवसरों की प्रतिकूलता के कारण कौन सी भावना? जी हाँ, विरोधी मनोदशा। फिर आगे हम देखें समान
आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न भिन्न होता है। यह कथन किसका है? यह कथन है आपका हर्लॉक का। संवेगों को प्रशिक्षित करने की किस विधि का प्रयोग करने से बालक दमित प्रवृत्ति धारण कर लेता है? संवेगों को प्रशिक्षित करने की किस विधि से? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है आपका, यहाँ पर हम देख पाएँ तो विरोध इसका सही उत्तर है। आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है जन्म से 5 वर्ष या 6 से 12 वर्ष या 13 से 19 वर्ष या 20 से 40 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा 13 से 19 वर्ष। तो आशा है आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये प्रयास? आप ज़रूर हमें कमेंट लिख करके भेजें। हम मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो पर।